नमस्कार दोस्तों इसके बारे में आजकल काफी चर्चा चल रही है कि सरकार बहुत जल्द यूपीआई पेमेंट पर भी चार्जेस लगा सकती है। क्योंकि अभी तक लंबे समय से आप जो भी यूपीआई पेमेंट करते आए हो, आप बिना सोचे समझे जिसको ट्रांसफर करना हो कर देते हैं बिना कोई चार्ज के। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्विस अगर आप इस्तेमाल करते हो उसके पीछे पूरा एक तंत्र काम कर रहा होता है, पूरा सिस्टम वर्क कर रहा होता है जिसका कॉस्ट लगता है। और वो कॉस्ट अभी तक डायरेक्टली कस्टमर से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि सरकार कानून में बदलाव कर रही है और आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट में अलाउ फीस ऑन यूपीआई पेमेंट अबव ₹2000। इसको डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर एमडीआर, काफी चर्चा होती है एमडीआर के बारे में। एग्जैक्टली ये होता क्या है? अभी तक 2016 से जब से भारत में यूपीआई आया है उसमें कैसे चीजों को आगे बढ़ाया, पहले क्या सिस्टम था, अब क्या हो रहा है, जो बीच का फी है वो कौन भरता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का 2027, 28, 29 के लिए, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर भी दिया हुआ है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है ना कि सरकार ने यहां पर अमेंडमेंट प्रपोज किया है कानून में जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। एंड आप समझिए, ये जो चेंज किया जा रहा है जब से यूपीआई 2016 से लागू हुआ है, ये अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। इससे होगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो आगे फ्यूचर में जो एमडीआर है वो कौन चार्जेस लगाएगा, कितना चार्जेस लगाएगा, रुपे डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन के ऊपर, यूपीआई के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर एक प्रकार से जो कंट्रोल है। मतलब सरकार बेसिकली जो लीगल तरीका है वो उसके थ्रू जाना चाहती है, कानून के अंदर बदलाव करना चाहती है ताकि फ्यूचर में जो भी बदलाव करना है वो आसानी से कर सके। अच्छा, पहले आप समझिए ये जो बिल है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर जो यूपीआई है क्या वो फ्री है। अगर फ्री नहीं है तो उसका पेमेंट चार्जेस कौन भरता है? क्योंकि देखो, जब भी आप यूपीआई पेमेंट करते हो, चाहे आप अपने किसी फ्रेंड को कर रहे हो, आप अपने किसी रिश्तेदार को कर रहे हो, या फिर आप मार्केट में जा रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं और फिर यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, जब भी आप ये पेमेंट करते हैं तो यहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम करते हैं ताकि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो सके। एक तो आपका बैंक, मर्चेंट का बैंक। मर्चेंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई दुकान पर आप गए और आपने 200 रुपए का सामान खरीदा, तो वो जो मर्चेंट है जिसे आपने खरीदा उसको मर्चेंट कहा जाता है, राइट। तो मर्चेंट का उसका जो बैंक है, अकाउंट है, क्योंकि उसके में ट्रांसफर होगा ना पैसा। फिर इसके अलावा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर आप जिस ऐप के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप इस्तेमाल करो, या फिर भीम का जो ऐप हो गया। फिर इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा होता है, फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा सेंटर। आप समझ रहे हो, मतलब यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जाता है हर साल। क्यों? ताकि आप यूपीआई पेमेंट कर सकें। अब हुआ क्या था कि 2020 जनवरी से, कोविड के जस्ट पहले से अगर आप देखोगे तो यहां पर सरकार ने बेसिकली यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए, रुपे जो डेबिट कार्ड है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहां पर क्या किया, जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगते थे उसको खत्म कर दिया। उसको हम कहते थे मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये मैं आपको और बताऊंगा आगे डिटेल में ये होता क्या है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली ये जो पैसा है वो कौन बेयर कर रहा है? क्योंकि कस्टमर से तो वो पैसा लिया नहीं जा रहा था। सरकार ने कहा कि कस्टमर्स के लिए फ्री रहेगा। तो बेसिकली इसके पीछे जो बैंक्स हैं, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और इसके अलावा सरकार भी क्या कर रही थी, हर साल यहाँ पर कुछ सब्सिडी दे रही थी। कुछ करोड़ों रुपए यहाँ पर सरकार अलग से साइड कर देती थी ताकि जो भी कॉस्ट बेयर करना है उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी हो। तो आई होप आप एक चीज समझ रहे होगे कि जो यूपीआई है, जो आप पेमेंट करते हो, वो फ्री नहीं रहता। भले ही आप उसका चार्जेस नहीं दे रहे हो, लेकिन पीछे कोई ना कोई है जो उसका चार्जेस पे कर रहा है। और भारत का डिजिटल पेमेंट का इवोल्यूशन देखोगे ना तो काफी बदलाव देखने को मिलेगा। 2016 से पहले क्या, ज्यादातर कैश में, चेक में, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस होते थे। अब इसमें कई प्रॉब्लम होती थी। एक तो ऑथेंटिकेशन स्टेप्स बहुत सारे थे, ट्रांसफर स्लो होता था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लगता था, लिमिटेड इंटरऑपरेबिलिटी होती थी। लेकिन यूपीआई आने के बाद से इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव यही रहा कि तुरंत पेमेंट हो, आप कहीं पर भी हो, किधर भी हो, तुरंत पेमेंट कर सकें, 24/7 अवेलेबल रहे, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाए, आईएफएससी अकाउंट नंबर, मतलब ये सब की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर सिंपल क्यूआर बेस्ड पेमेंट जो सिस्टम है वो हमारे देश में आ गया। अच्छा, यूपीआई इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? सबसे बड़ा जो कारण था सक्सेसफुल होने का, एक तो ये था कि सभी कस्टमर्स के लिए फ्री था। जो कस्टमर्स हैं देश भर में उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरी बड़ी बात थी कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ही यहाँ पर चीज़ें होंगी। सिंपल सा आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उसके थ्रू अब तो बेसिक फ़ोन से भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन यूपीआई भी आ गया, बहुत चीज़ें आ गई हैं। फिर इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता था, आप कहीं पर सामान ले रहे हो और पता चला आपने यूपीआई पेमेंट किया और उसको कल ट्रांजैक्शन होगा, तो उससे थोड़ी काम चलेगा। तुरंत दुकानदार को पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर पैसा डेबिट हो गया, उसके पास आ गया है। तो ये फिर क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गया। जितने भी बैंक हैं हमारे देश में वो इंटरकनेक्टेड हो गए इससे, पेमेंट ऐप्स। और सरकार ने भी काफ़ी पुश किया, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार, मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये एमडीआर है क्या चीज? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो एक फी होता है, एक चार्ज होता है एमडीआर, जो कि मर्चेंट के ऊपर लगाया जाता है, ना कि कस्टमर के ऊपर। सिंपल सी चीज है, जैसे मान लो आप किसी अपने लोकल शॉप में गए, कहीं दुकान पर गए, आपने उससे 500 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब आपने 500 रुपया ही उसको पे किया ना, उसके लिए आप चाहते तो कैश में भी दे सकते थे, कैसे भी दो, आपने यूपीआई के थ्रू उसको 500 रुपए दे दिया। अब यहां पर जो दुकानदार है, क्या उसके अकाउंट में यहां पर 500 रुपए आए कि नहीं आए टोटल? क्योंकि आपने तो 500 दिया, लेकिन क्या उसको सिर्फ 490 मिला या फिर 495 मिला? बीच का कुछ परसेंटेज यहां पर चार्ज लग गया, जिसको हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मतलब ये चार्ज कस्टमर के ऊपर नहीं लगाया जाता, ये बेसिकली दुकानदार के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मान लो अगर आप 10,000 रुपए का दुकानदार कोई सामान बेच रहा है और एमडीआर का चार्ज मान लो 0.3% है, कस्टमर तो सिर्फ 10,000 दे रहा है, लेकिन जो दुकानदार है उसको कितना मिलेगा? 9,970 रुपए। 30 रुपए बेसिकली जो चार्ज है वो इशूइंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक, पेमेंट नेटवर्क, इन सब में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, एक एक करके समझते हैं कि जो एमडीआर चार्ज है वो क्रेडिट कार्ड पर कैसे लगता है और यूपीआई पे कैसे लगता है। जैसे क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, मान लीजिए आप कोई 50,000 रुपए का टीवी लेने गए और आपने क्रेडिट कार्ड से परचेस किया, तो मर्चेंट को यहां पर सिर्फ 49,000 ही मिलेगा। जैसे मान लो आप रिलायंस या फिर क्रोमा, आजकल है ना ये बहुत सारे शॉप्स वगैरह हैं, वहां पर आप जा रहे हो, 50,000 रुपए का आपने टीवी ले लिया और आपने क्रेडिट कार्ड से दिया, तो वहां पर क्या है कि जो दुकानदार है उसको 49,000 मिलेगा। बीच का 2%, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हो तो यहां पर अक्सर जो दुकानदार है वो कहता है कि सर प्लीज क्रेडिट कार्ड से मत करिए, हमारे ऊपर 2% चार्ज लग जाएंगे। तो इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत होता है कि जब भी मैं पेमेंट करता हूं, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, तो उस केस में दुकानदार मना करता है या फिर ये कहता है कि सर या तो आपके ऊपर हम एक्स्ट्रा 2% लगाएंगे, क्योंकि हम तो बेयर नहीं करने वाले। एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो जाती है, बोलने के लिए तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, मतलब मर्चेंट दुकानदार के ऊपर लगना चाहिए, लेकिन जब दुकानदार अपना सामान बेच रहा है ना, वो यही पैसा कस्टमर के ऊपर उल्टा चार्ज लगा देता है। या फिर कई बार दोनों में सहमति बन जाती है कि चलो 1% मैं बेयर कर लूंगा, 1% आप बेयर कर लो, इस तरह भी चीजें होती हैं। तो लेकिन अगेन मर्चेंट जो है वो इसको एक्सेप्ट जनरली कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि भाई मेरा सामान बिक रहा है तो चलो हम क्रेडिट कार्ड में भी दे दें। तो आई होप आप समझ रहे हो कि क्रेडिट कार्ड पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कैसे काम करता है, लेकिन यूपीआई पे कैसे लगता है। देखो 2019 के यूनियन बजट में सरकार यहां पर कुछ चेंजेस की थी और सरकार ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि देश भर में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा इससे ट्रांजैक्शन हो। मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ रुपए जो है साइड में देंगे, सब्सिडी देंगे, ताकि कस्टमर से इसका कोई चार्ज ना लगे। क्योंकि यूपीआई से भी जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, मैंने बताया उसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। जैसे मान लो अगर आप 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करिए, तो हो सकता है कि उस पर 0.1% आपसे चार्ज लगना चाहिए, लेकिन वो चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडाइज कर रही है और उसके पीछे बैंक्स या जितने हैं वो भी उसको बेयर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर यही था कि कैश डिपेंडेंसी कम हो, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले, और इसका नतीजा यही निकला। सरकार ने जब ये किया उसके बाद दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया यूपीआई, और स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े रिटेलर्स तक हर कोई इसको एक्सेप्ट करने लग गया। आज के डेट में बिलियंस ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी बस 2-4 दिन पहले ये खबर आई थी कि यूपीआई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जुलाई के महीने में 29.9 लाख करोड़, मतलब ऑलमोस्ट
30 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप देखोगे तो 23.66 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मतलब इतने बड़े स्केल पर आई डोंट नो कि दुनिया में किसी और देश में ऐसा होता भी होगा। मतलब ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है दुनिया में ट्रांजैक्शंस करने का। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी का। अब तो ये बढ़ता जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा ग्रो करेगा, 10 गुना और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। सोचिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके पीछे कि इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? मतलब बैंक्स को तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है ना, सर्वर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी। जो पेमेंट ऐप्स हैं वो भी हेविली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम, मर्चेंट ऑन बोर्ड करते हैं, क्यूआर कोड डिप्लॉय करते हैं। जैसे आप हर एक दुकान में जब वहाँ पर पेटीएम का वो लगा रहेगा स्कैनर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट। लेकिन बिना चार्जेस के ये कैसे चीज़ें सर्वाइव कर पाएंगी? तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार अब कानून में बदलाव कर रही है। यहाँ पर अभी जो करंट लॉ है उसमें ये कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में, जैसे यूपीआई, रुपए वाला ट्रांजैक्शन हो गया, उसमें 0 एमडीआर लगेगा। लेकिन अब यहां पर सरकार ने इसमें चेंजेस किया है और इस चेंज के तहत सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। सरकार डिसाइड कर पाएगी कि कौन से पेमेंट सिस्टम के ऊपर हम चार्ज लगा सकते हैं, किस तरह के ट्रांजैक्शंस के ऊपर एमडीआर चार्ज लगा सकते हैं, कौन से मर्चेंट्स को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब देखो, अभी ये जो बिल में चेंजेस किए जा रहे हैं, कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये बोला जा रहा है कि अभी हम तुरंत एमडीआर चार्जेस लगा देंगे, मतलब आप यूपीआई पे फी दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इससे सरकार को पावर मिल रही है ताकि फ्यूचर में कभी भी ये चीज कर सकती है सरकार। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ज्यादातर कौन लोग अफेक्ट होंगे? देखो, यही बोला जा रहा है कि अगर मान लो चार्जेस लगेंगे भी तो जो छोटे मर्चेंट हैं उनके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। जो छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे आसपास अपने लोकल में ग्रोसरी शॉप, कहीं मान लो आप सब्जी लेने गए, छोटे दुकानदार, तो वहां पर जनरली सरकार नहीं लगाएगी। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है कि 2,000 रुपए तक के जो ट्रांजैक्शन हैं उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हो सकता है आगे चलकर 2,000 रुपए से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर चार्जेस लग जाए। हाँ, जो P2P ट्रांजैक्शन है, जैसे आप अपने यार दोस्त को, रिलेटिव को, फैमिली मेंबर्स को कोई पैसा भेजते हो, चाहे वो 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, तो उस पे भी अगेन कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगेन मैं यही कह रहा हूं, ये बस स्पेकुलेशन चल रही है। अल्टीमेटली ये सरकार डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि सरकार बड़े मर्चेंट्स को ही क्यों टारगेट करेगी? क्योंकि उनका टर्नओवर हाई होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, वो इस तरह के ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी जो कल आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी मीडिया पर्सन्स ने पूछा संजय मल्होत्रा जी से, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, कि आपको क्या लगता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा, कस्टमर करेगा? तो आज संजय मल्होत्रा जी का कहना था कि देखिए, अभी ये स्पेकुलेशन है, अभी तो क्या लेजिस्लेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं कानून में, और यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेफिनेटली उसके लिए, उसको संभालने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ चार्जेस तो लगने चाहिए। अब वो चार्जेस क्या सरकार भी बेयर करेगी, बैंक बेयर करेगा, या फिर पब्लिक बेयर करेगी, ये समय बताएगा। अभी गवर्नर ने भी इसके बारे में ऐसा कोई बहुत क्लियर कट आंसर दिया नहीं है। बट आई होप दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू अब आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली इन सब को लेकर चल क्या रहा है। देखते हैं अब आगे होता क्या है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा ऐसा है, चाहे वो आधार है, यूपीआई, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, जो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।